हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के तहत जो परचेज प्रोसीजर है यानी कि खरीद की प्रक्रिया है, उससे संबंधित 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर बताने जा रहा हूं, जो कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सेक्शन ऑफिसर, डबल एओ, स्टेनो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये जो परचेज प्रोसीजर है, इस पर मैंने एक सीरीज़ की शुरुआत की है और इस सीरीज़ के जितने भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे उसमें प्रत्येक वीडियो में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या हैं, उसके सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 किस डेट से लागू हुआ। तो चार ऑप्शन है, 1/1/2017, सेकेंड ऑप्शन है 8/4/2017, थर्ड ऑप्शन है 8/3/2017, फोर्थ ऑप्शन है 1/7/2017। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेकेंड, और ये जो लागू हुआ 8/4/2017 से। क्वेश्चन नंबर 2, गुड्स डजंट इंक्लूड, यानी कि जो नीचे जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो इसमें से गुड्स किसे नहीं कहा जाता है जीएफआर के तहत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल्स, मटेरियल्स, कमोडिटीज, सेकंड है लाइव स्टॉक, थर्ड है फर्नीचर, फिक्सचर्स, रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, फोर्थ है बुक्स, पब्लिकेशंस एंड पीरियडिकल्स। तो इसमें से गुड्स कौन नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है फोर्थ, बुक्स, पब्लिकेशंस और पीरियडिकल्स को गुड्स नहीं कहा जाता है जीएफआर के तहत। क्वेश्चन नंबर 3, एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इनकर एक्सपेंडिचर मे सैंक्शन द परचेज ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड फॉर यूज इन पब्लिक सर्विस इन अकॉर्डेंस विद, यानी कि जो किसी अथॉरिटी को जो खर्चा करने का पावर मिला है तो उसके तहत किसी सामान को खरीदने के लिए जो सैंक्शन दे सकता है, तो यह पावर किस रूल के तहत मिला हुआ है उनको। तो ये चार ऑप्शन देख सकते हैं। फर्स्ट है प्रोविजन ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स, यानी कि ये पावर उनको डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत मिला है। सेकेंड ऑप्शन है अपेंडिक्स 3 ऑफ द जीएफआर, यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल्स जो हैं उसके अपेंडिक्स 3 के तहत ये पावर मिला हुआ है। थर्ड है मैनुअल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, यानी सामान खरीदने के लिए जो प्रक्रिया या पॉलिसी बनाई गई है उसके तहत ये पावर मिला हुआ है। फोर्थ है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल, और ये पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल के तहत ये पावर मिला हुआ है। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा सही है, तो जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फर्स्ट, ये पावर मिला हुआ है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड विदाउट इनवाइटिंग कोटेशन और बिड्स अप टू अ वैल्यू ऑफ, यानी कि अगर किसी सामान को खरीदना है तो उसे बिना किसी कोटेशन को इनवाइट किए हुए या कोई टेंडर जारी किए हुए उस सामान को खरीदा जा सकता है। तो उस सामान की वैल्यू जो है वो कितना होना चाहिए, कितने तक का होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है 50,000, सेकेंड ऑप्शन है 25,000, थर्ड ऑप्शन है 30,000 और फोर्थ ऑप्शन है 40,000। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेकेंड, यानी कि 25,000 तक के वैल्यू का जो सामान है वो बिना किसी कोटेशन या फिर टेंडर के खरीदा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि कितने वैल्यू तक का सामान होता है जो कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीदा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 15 लाख तक, सेकेंड ऑप्शन है 25 लाख तक, थर्ड ऑप्शन है 15 लाख से ऊपर और फोर्थ ऑप्शन है 25 लाख से ऊपर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सेकेंड, यानी कि 25 लाख तक के जो सामान हैं
उसे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीदा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी शुड बी यूज्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यू, यानी कि अगर किसी सामान को खरीदा जाना है तो उसका कितना वैल्यू होगा जिसको एडवर्टाइज्ड टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीदा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है 10 लाख और उससे ऊपर, सेकंड ऑप्शन है 15 लाख और उससे ऊपर, थर्ड ऑप्शन है 20 लाख या उससे ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है 25 लाख और उससे ऊपर। तो दोस्तों इसका सही जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है फोर्थ, यानी कि 25 लाख या उससे ऊपर के जो वैल्यू का सामान होता है उससे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी के थ्रू खरीदा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 आइटम्स नॉट अवेलेबल ऑन जेम, यानी कि अगर कोई आइटम जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो परचेज ऑफ गुड्स में बी मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकल परचेज कमिटी इफ़ वैल्यू ऑफ गुड इज, यानी कि कोई सामान अगर जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है तो उस सामान को लोकल परचेज कमेटी बनाकर खरीदा जा सकता है, बशर्ते कि उस सामान की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन है अबव 15,000 से ऊपर और 50,000 तक, सेकेंड ऑप्शन है 15,000 से ऊपर और 1 लाख तक, थर्ड ऑप्शन है 25,000 से ऊपर और 1 लाख तक, और फोर्थ ऑप्शन है 25,000 से ऊपर और 2.5 लाख तक। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि 25,000 से ऊपर और 2.5 लाख तक के जो सामान हैं वो लोकल परचेज कमेटी के द्वारा खरीदा जा सकता है, बशर्ते कि वो सामान जेम पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्डिनरली अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट शैल प्रोक्यूर गुड्स बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग बिड्स इन, यानी कि जो कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट है अगर वो किसी सामान को खरीदना चाहते हैं तो जो नीचे दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टैंडर्ड मेथड है बिड रिसीव करने का, माने किस मेथड से खरीद सकता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 2 स्टेज बिडिंग, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स बिडिंग, थर्ड है सिंगल टेंडर इंक्वायरी और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये जो 4 ऊपर जो तीनों हैं 2 स्टेज बिडिंग, इसमें होता है 2 स्टेज बिडिंग जो होता है जिसमें 2 होता है, एक फाइनेंशियल बिड होता है और टेक्निकल बिड होता है, इसीलिए इसको 2 स्टेज बिडिंग कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स बिडिंग जो कि जेम पर होता है, और सिंगल टेंडर इंक्वायरी इसे कहते हैं कि जब कोई एक ही सप्लायर होता है तो इस केस में सिंगल टेंडर इंक्वायरी होता है। तो ये तीनों के तहत बिड रिसीव कर सकता है और सामान को खरीद सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी द नंबर ऑफ सप्लायर फर्म्स शुड बी, अगर कोई लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी जारी होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो फर्म्स हैं उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, सप्लायर की संख्या कितनी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है कम से कम 3, सेकंड है ज़्यादा से ज़्यादा 3, थर्ड है कम से कम 5 और फोर्थ ऑप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा 5। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि कम से कम 3 सप्लायर होना चाहिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी bidding documents may be sent to the registered supplier for goods to be purchased by, यानी कि अगर कोई लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी के सामान खरीदा जाना है तो उसके लिए जो बिडिंग डॉक्यूमेंट हैं वो किस माध्यम से सप्लायर को भेजा जाना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन है, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, सेकंड है कोरियर, थर्ड है ईमेल और फोर्थ है एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं, इसका सही आंसर है एनी ऑफ द अबव, किसी भी मीडियम से किसी भी मोड से ये बिडिंग डॉक्यूमेंट सप्लायर के पास में यानी कि रजिस्टर्ड सप्लायर के पास में भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, द एडवर्टाइजमेंट फॉर इन्विटेशन ऑफ टेंडर शुड बी गिवन इन, यानी कि अगर कोई टेंडर इनवाइट करना है तो उसके जो विज्ञापन है उस टेंडर का विज्ञापन जो है वो किसके माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल CPPP, सेकेंड है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जिसे जेम कहते हैं, थर्ड है वेबसाइट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं, सही आंसर है फोर्थ, इसमें से
किसी भी मीडियम से दिया जा सकता है। इसके थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। जो ऊपर जो तीनों आप ऑप्शन देख रहे हैं, तीनों में से किसी के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसीडर इट नेसेसरी टू सीक कॉम्पिटिटिव ऑफर्स फ्रॉम अब्रोड फॉर एनी गुड्स इट में सेंड कॉपीज ऑफ द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर टू। अगर कोई मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट चाहता है कि विदेश से भी उसको कॉम्पिटिटिव ऑफर्स मिले, किसी सामान अगर खरीदना चाहता है, तो इसके लिए जो टेंडर का नोटिस है, यानी कि जो टेंडर का नोटिस है, तो कैसे जारी करेगा, ये कैसे भेजेगा, ये तो भेजने का जो मीडियम है वो क्या होगा। तो फर्स्ट है द इंडियन एम्बेसीज अब्रोड। ये जो टेंडर की कॉपी है वो जो भारत के जो एम्बेसी है विदेश में उसको भेज दिया जाएगा। सेकंड है फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, यानी कि भारत में जो विदेश की एम्बेसी है उसके पास इस टेंडर की कॉपी को भेजा जाएगा। थर्ड है बोथ फर्स्ट एंड बी। तो दोस्तों यहाँ गलत से बी लिखा गया है, ये सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर है थर्ड, यानी कि दोनों के पास भेजा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन ऑर्डिनरली द टाइम अलाउड फॉर सबमिशन ऑफ बिड्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इनवाइटिंग टेंडर और अवेलेबिलिटी ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल विच एवर इज लेटर शुड बी। यानी कि अगर जो बिड सबमिट करने का जो डेट है, जो बिड सबमिट करने का डेट है, टेंडर सबमिट करने का डेट है, तो कहता है कि जब उस टेंडर को पब्लिश किया जाता है या फिर जब बिडिंग डॉक्यूमेंट सेल के लिए अवेलेबल होता है, तो दोनों में से जो भी बाद में हो, तो उस डेट से कितना समय बिड सबमिट करने के लिए दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देख सकते हैं। मिनिमम 3 वीक्स, कम से कम 3 सप्ताह। सेकंड है ज़्यादा से ज़्यादा 3 सप्ताह। थर्ड है कम से कम 4 सप्ताह। और फोर्थ है ज़्यादा से ज़्यादा 4 सप्ताह का समय दिया जा सकता है। तो दोस्तों जानते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो सही ऑप्शन है इसका फर्स्ट, कम से कम 3 सप्ताह का समय दिया जाना है, जिस डेट से या तो टेंडर के नोटिस दिया जाता है या फिर जब बिडिंग डॉक्यूमेंट, टेंडर डॉक्यूमेंट सेल के लिए अवेलेबल होता है, दोनों में से जो भी बाद में हो, तो उस डेट से 3 सप्ताह का कम से कम समय दिया जाना चाहिए बिड सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, इन केस ऑफ एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी और लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी बिड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम मे बी कंसिडर्ड। कहता है कि अगर वो मान लीजिए एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी हो या फिर लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी हो, तो उसके लिए जो बिड्स मंगाया जाता है, तो वो बिड यानी कि अगर स्पेसिफाइड डेट और टाइम के बाद भी अगर रिसीव होता है, मिलता है, तो क्या उस पर विचार किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको बताना है कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। फर्स्ट ट्रू और सेकंड फॉल्स। तो दोस्तों सही आंसर जानते हैं कि ये गलत है, यानी कि उस डेट के बाद अगर ये कोई मिलता है, कोई बिड से रिसीव होता है, तो उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर द सप्लायर्स हु हैव बीन रजिस्टर्ड बाय द हेड ऑफ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एज सोर्सेज ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय दैट डिपार्टमेंट ऑफिस एंड नॉट अवेलेबल ऑन जिम। यानी कहता है कि रजिस्टर्ड सप्लायर ऐसे सप्लायर्स को कहते हैं जिसको किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने रजिस्टर किया है सामान सप्लाई करने के लिए या कोई सर्विस देने के लिए, जो कि जेम पर अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में सप्लायर को कोई भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट रजिस्टर करता है, तो उसे रजिस्टर्ड सप्लायर कहा जाता है। तो क्या ये सही है या गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड ऑप्शन है फॉल्स। तो दोस्तों सही आंसर जानते हैं, सही आंसर इसका है ट्रू, बिल्कुल ये सही है, उसी को रजिस्टर्ड सप्लायर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर अप्रूव्ड फॉर। रजिस्टर्ड सप्लायर को कितने समय के लिए अप्रूव किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 वर्ष के लिए। सेकंड है ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, यानी कि 3 वर्ष के लिए। फोर्थ है ऑफ फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 3 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स, यानी कि 1 से 3 वर्ष के लिए किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का वो गुड्स है जिसके वो सप्लायर है। और फोर्थ है ऑल टाइम्स टू कम, कहता है हमेशा के लिए उसे अप्रूव किया जाता है। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है थर्ड, 1 से 3 वर्ष के लिए
किया जाता है उसे। क्वेश्चन नंबर 17, रजिस्टर्ड सप्लायर्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट इफ़ दे, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसे लिस्ट से हटाया जा सकता है किस परिस्थिति में। तो 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। फर्स्ट है फेल टू अवॉइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन सप्लाई और सप्लाई द गुड्स ऑन टाइम, यानी कि पहला तो ये है कि अगर जो रजिस्ट्रेशन का टर्म्स एंड कंडीशंस है उसे वायोलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है, या फिर सामान समय से सप्लाई नहीं करता है। सेकंड, सप्लाई ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड, यानी कि सब स्टैंडर्ड गुड सप्लाई करता है। थर्ड है मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के पास में गलत डिक्लेरेशन देता है। फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें से सही कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से सही है ऑल ऑफ द अबव, माने इसमें से अगर कोई भी एक्ट होता है रजिस्टर्ड सप्लायर के पार्ट से तो उसको लिस्ट से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज शुड बी डैश एज एंड व्हेन द आइटम और सर्विसेज गेट्स लिस्टेड ऑन जेम, यानी कहता है कि जो रजिस्टर्ड सप्लायर है किसी भी सामान या सर्विस के लिए जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसका क्या किया जाना चाहिए जब वह आइटम या फिर सर्विस, यानी कि वो गुड्स या आइटम या फिर उस सर्विस जेम पर लिस्ट हो जाता है। तो फर्स्ट है रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर, यानी कि अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट से उसे हटा दिया जाना चाहिए। सेकेंड, आस्क टू अप्लाई फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए कहा जाए। थर्ड है बोर्डन ऑन जेम, यानी कि उस सप्लायर का नाम जेम पर चढ़ा दिया जाए। और फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जानते हैं इसका सही आंसर क्या है? तो सही आंसर इसका है बोर्डेड ऑन जेम, उस सप्लायर का नाम जेम पर बोर्ड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर ऑर्डिनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग, जो रजिस्टर्ड सप्लायर है उसको क्या फर्निश करने से छूट दिया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं बिड सिक्योरिटी, सेकंड है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, थर्ड है पोस्ट परफॉर्मेंस सिक्योरिटी, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जानते हैं सही आंसर, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, मीन्स इसमें से किसी के लिए छूट नहीं दिया जा सकता है रजिस्टर्ड सप्लायर को। क्वेश्चन नंबर 20, अ रेट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड बिटवीन DGS एंड डी, जिसे आप कहते हैं DGS एंड डी का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल एंड द रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम and identified as common use items and required on recurring basis by various ministry department, यानी कि रेट कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जो कि रजिस्टर्ड सप्लायर और DGS एंड डी के बीच में होता है और ऐसे सामान के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो कि जेम पर अवेलेबल नहीं होता है और प्रायः इन सामानों की ज़रूरत जो है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को होती है। तो बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रू, सेकंड है फॉल्स। तो दोस्तों देखते हैं इसका ये जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी को रेट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।